11 स्पेशल की शुरुआत करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटों पर का मौका दिया गया है, 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का। और देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि किन किन पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 6 सीटों पर, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 6 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और इन पर 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और ऐसे में इसे लेकर एनडीए ने जो टेंशन चल रही थी एनडीए में, उसे समाप्त कर दिया है और सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है एनडीए ने। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगी। और पहले चुनाव की अगर हम बात की 2020 की, तब उसमें जेडीयू 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि 103 सीट पर जेडीयू और 102 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार दोनों भाई बराबर है, यानी कि कह ले ना कोई छोटा भाई ना कोई बड़ा भाई, दोनों जुड़वा भाई बने हैं। 101 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं जेडीयू और बीजेपी की पार्टी। दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की बात करें हम, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, तो लगातार वो 35 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। लगभग उन्हें 35 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन काफी ज्यादा रसाकसी और बैठकों का दौर के बाद चिराग पासवान को मनाया गया। 29 सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। अगर हम लोकसभा चुनाव पे थोड़ा नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने स्ट्राइक रेट किया था, यानी कि फुल आउट परफॉर्मेंस दिया था। इसी की वजह से हो सकता है कि चिराग पासवान पर भरोसा जताया गया, 29 सीट उन्हें दी गई है। उसी के बीच में उन्हें उनकी मांग जो है वो पूरी की गई। हालांकि जो प्रॉपर उनकी मांग थी 35 सीटों की, उतनी मांग तो नहीं पूरी हुई, लेकिन 29 सीटें उनके खाते में आई है। दूसरी तरफ अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ले तो 6 सीटें मिली है। जीतनराम मांझी की अगर हम पार्टी की बात कर ले तो 15 सीटों की मांग लगातार हो रही थी। भीख मांग रहे थे, भीख मांगने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया था जीतनराम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उन्हें 6 सीटें ही मिली। 6 सीटों से उन्हें संतुष्ट होना पड़ रहा है इस बार। पिछली बार उन्होंने एक सीट ज्यादा पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 1 सीटें और घटी और 6 पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा पर हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमें जो सीट मिला है हम उससे खुश हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम क्या थे, पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। देखिए आनंद, सीट शेयरिंग का तो घोषणा हो चुका है एनडीए में, लेकिन दूसरी तरफ बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आपने जिस तरीके से अपडेट दिया था कि 35 से 40 सीटों के उम्मीदवार पर लगभग मुहर लग गई है, फिलहाल अभी तक की क्या कुछ अपडेट? देखिए अभी की अपडेट बताइए तो लगभग 50 से ज़्यादा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो चुकी है और चर्चा की आप समझिए तो कहीं ना कहीं चर्चा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें से 3 नाम, एक सीट पर 3 नाम सीसी में भेजे गए हैं और एक एक नाम को लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है कि क्यों भेजे गए हैं, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि देखिए कई पैरामीटर्स बीजेपी ने बनाए थे, क्योंकि एक विधानसभा पर पूरी पैनी नजर रखती हुई बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि जो भी उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए वो पूरा जिता उम्मीदवार हो। उसको लेकर कई पैरामीटर्स ये थे कि सीधे तौर पर बीजेपी ने ये देखने की कोशिश की थी कि जो भी उम्मीदवार हमारा होगा वो कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, कितने उसके फैन फॉलोइंग होगी, कितने लोग उसको फॉलो बैक करते होंगे, और उसके साथ साथ संगठन को लेकर उसने कितना प्रयास किया और उसके साथ साथ जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है, जनता के प्रति उनकी राय क्या है, एंटी इनकम्बेंसी कैसी है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को देखने के बाद ही एक एक सीट पर एक नाम भेजे जा रहे हैं, क्योंकि कोर कमेटी हो गई, क्योंकि कोर कमेटी के बाद सीधे तौर पर 3 नाम सीसी में आज रखे गए हैं और एक एक नाम को लेकर लगभग चर्चा हो रही है और 50 से ज्यादा नामों पर अभी तक मंथन हो चुका है। क्योंकि आपको समझना होगा एक बैठक जो यहाँ बीजेपी की चल रही है वो बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर हो रही है, लेकिन बाकी जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो सीटें किस पार्टी को कौन सी सीटें दी जाएंगी वो भी बता दिया गया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो 6 सीट हम और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को लगी थी उसको लेकर ऐलान हो चुका है और उसके साथ साथ जो एलजेपी के पास सीटें जाएंगी उसका भी ऐलान हो चुका है। बीजेपी के पास कौन सी सीटें होंगी उसको लेकर भी ऐलान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तस्वीर पूरी साफ हो रही कि किस सीट पर कौन लड़ेगा और लगभग आज रात तक या कल सुबह तक बीजेपी अपनी टिकट को जो लेकर 101 सीटें बीजेपी को दी गई हैं उसको लेकर भी टिकट का अनाउंसमेंट कर देगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश है कि सीधे तौर पर जल्द से जल्द तमाम तस्वीरों को साफ किया जा सके, जिससे जो भी उम्मीदवार हो जैसे ही टिकट फाइनलाइज हो उसके साथ ही जो उम्मीदवार हो सड़क पर पहुंचे और सीधे तौर पर पार्टी के कैंपेन को शुरू कर सके। क्योंकि आप देखिए समय बहुत ही नजदीक है और उसके साथ साथ उसको प्रचार करना है, प्रसार के साथ साथ बाकी कई जो एक्टिविटीज होती है जनता के बीच पहुंचना है, पॉलिसीज अपनी बतानी है कि क्या उसको जनता को लेकर करेगा। तो कई चीजें अभी कैंडिडेट को भी करनी होगी। यही कारण है कि बीजेपी कोशिश ये कर रही है सीधे तौर पर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का चयन किया जा सके और उनको भी समय दिया जा सके कि जनता के बीच में सीधे तौर पर वो पहुंच सके। जी देखिए बिल्कुल आनंद, और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विशेष तौर पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अन्य राजनीतिक दल क्यों ना हो, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो उम्मीदवार जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बड़े बड़े नेता और विधायक भी वो भी पाला बदल रहे हैं, पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखने की जरूरत है उम्मीदवार चयन को लेकर, जो उम्मीदवारों के लिए जो मैदान में उतरेंगे, जो उनका साथ देंगे। देखिए आपको समझना होगा जब भी पार्टी कोई इसी उम्मीदवार को चयन करती है तो उसके पीछे कई चीजें देखी जाती है कि कब से पार्टी के साथ है, संगठन से कैसा उसको लेकर, संगठन में सहयोग उसका कैसा रहा है, पार्टी को लेकर क्या काम किया और विचारधारा के प्रति कितना लॉयल है। तो कई तस्वीरें साफ तौर पर देखी जाती है, उसके बाद ही किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। लेकिन आपने देखा जो समय इस वक्त चल रहा है बिहार में, एक के बाद एक नेता पार्टियों का पाला बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद होगी, बीजेपी ने इस चीज को लेकर इस बार ये विशेष फोकस किया है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो अपना पार्टी कैडर से ही होगा, यानी वो पार्टी के भीतर से होगा, कई सालों तक पार्टी का काम किया होगा, संगठन में सहयोग दिया होगा और उसके साथ पार्टी को बिहार में विस्तार देने को लेकर जो बीजेपी की योजना थी उसको लेकर उसने क्या कार्यशैली रही है, कितना काम किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम पैरामीटर्स पहले ही इस चीज को लेकर सुनिश्चित कर लिए गए थे कि जो भी उम्मीदवार हो वो बीजेपी का कैडर हो, यानी वो कार्यकर्ता हो जो सीधे तौर पर जमीन से उठा हो और एक के बाद एक पार्टी में सहयोग देते हुए पार्टी को बिहार में बड़ा करते हुए सीधे तौर पर उम्मीदवार बनाया जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी ने अब की बार एक विशेष प्लानिंग किया था, क्योंकि समझना होगा बिहार और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारतीय राजनीति का डीएनए है और यही कारण है कि 120 सीटें इन दोनों राज्यों से, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो सीधे तौर पर आती है। बिहार की बातें की जाए तो बिहार में विधानसभा सीट 243 है। सीधे तौर पर एक एक सीट पर विस्तृत जानकारी रखी गई, कैडर देखा गया कौन से पार्टी का है, हमारे साथ कितने साल से रहा, और उसके साथ अगर बाकी पार्टीज को देखा जाए, जेडीयू की बात की जाए, उसके बाद जो सीटें बीजेपी को दी गई थी, बीजेपी ने कोशिश इस बार यह की है कि किसी भी जो फ्लाइंग कैंडिडेट है उसको टिकट ना दिया जा सके जब तक वो इतना प्रभावशाली ना हो कि उस पे बीजेपी को इतना दावा हो कि वो अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो वो जीत सुनिश्चित कर सकता है। जब तक ये चीज सुनिश्चित नहीं होती उसके पहले तमाम जो सीट्स हैं वो अपने कैडर के लिए ही सुनिश्चित की गई हैं और यही कारण है कि बीजेपी एक एक सीट को लेकर मंथन कर रही है और यही कारण है कि लगभग 1 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, अभी तक 50 नामों पर ही मंथन किया जा सका है और आगे कोशिश ये है कि दस्तूर पहले फेजेस की जो सीटें हैं
उस पर मंथन किया जा सके और आज यानी आज इस चीज़ को लेकर कंफर्म कर दिया जाए कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से। बाकी चीज़ों को लेकर जेडीयू ने भी लगभग अपनी तस्वीरें साफ कर चुकी है। मीटिंग को लेकर मीटिंग हुई जिसमें उसमें साफ तौर पर अपने कैंडिडेट की भी एक लिस्ट बना ली और जल्द ही जेडीयू, बीजेपी और तमाम अलग अलग पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को लेकर अनाउंसमेंट कर देंगे। जी चलिए देखिए, बिल्कुल अब सीट शेयरिंग पर चर्चा कर लेते हैं आनंद। देखिए, अगर हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके का हमारे पास लिस्ट आए हैं, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए में जिस तरीके से तय किया गया है, उसमें साफ तौर पर ये कोशिश की गई है दर्शाने की कि ना कोई छोटा भाई है ना कोई बड़ा भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, यानी कि दोनों बराबर सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पहले बीजेपी को देखें और आज की बीजेपी देखें तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले आप बीजेपी देखते थे तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक बैसाखी पे थी जेडीयू के, लेकिन अब जो बीजेपी है ये पीएम मोदी की बीजेपी है और अमित शाह की बीजेपी, तो कहीं ना कहीं इसका एक ही लक्ष्य है पूरे देश में, चाहे आप किसी भी प्रदेश की बात की जाए, कि अपना मुख्यमंत्री उस प्रदेश में बैठाया जा सके। और यही कारण है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बीजेपी ने एक स्पेशल प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। उसका एक ही मकसद है कि कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि आप देखिए दोनों को बराबर सीटें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कयास लगाए जा रहे थे पहले भी और आज भी। उस कयासों को ये बल ये मिला है कि दोनों ही जेडीयू की अगर बात की, जेडीयू और बीजेपी को 101 सीटें दी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसकी विधानसभा सीट में ज्यादा जीतें होगी, कौन विधानसभा सीटें ज्यादा जीतेगा। तो देखिए, नैतिकता के तौर पर अगर कहा जाए तो जिसकी ज्यादा सीटें होती है उसका मुख्यमंत्री होता है। बीजेपी भी इसको लेकर कल, आज नहीं कल, इस बात की सामने रख सकती है कि अगर हम ज्यादा सीटें जीतते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। और आप जानते हैं कि बीजेपी का एक अब जो नया सपना है वो साफ तौर पर ये चीज दर्शाता है कि बीजेपी चाहती है किसी भी प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल आनंद, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है और इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने भी कमर कस ली है, क्योंकि जनता ही है जिन्हें अपना सेवक चुनना है, जनता ही है जो सर्वोपरि है, जिनके लिए चुनाव हो रहा है। और इससे हमारे सहयोगी पटना से हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए अश्मित, बिहार विधानसभा चुनाव है, सरगर्मी तेज है, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए, मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर है, लेकिन दूसरी तरफ जिनके लिए चुनाव हो रहा है यानी कि जनता, उनकी भी तैयारी है, वो भी अपना कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं कि हमें इस बार कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो पटल पर रखकर या सोचकर हमें इस बार अपना मतदान का जो है वो प्रयोग करना है। ऐसे में आप लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनका इस बार का मूड क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे? गीता, देखिए, जैसे ही एनडीए ने सीट शेयरिंग का फाइनल जो मुहर है वो लगाया और सीट शेयरिंग का पूरा जो एनडीए की तरफ से लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद बिहार में सरगर्मी और तेज हो गई है। महागठबंधन की तरफ से अब तक कोई लिस्ट फाइनल हो नहीं पाया और सीट शेयरिंग का क्लियरिटी भी सामने नहीं आया। लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे, हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि इस समय जुड़ेंगे। आरजेडी से कुंदन हमारे साथ हैं, बीजेपी से नीतीश हमारे साथ हैं और कांग्रेस से रंगरेज जी हमारे साथ होंगे और साथ ही जेडीयू से सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और कुछ आम लोग भी यहाँ पर हैं, राजधानी पटना के कुछ लोग हैं, अमित जी जनसुराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अलग अलग लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला फंसा कहां है। जनसुराज तो लगातार उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, लेकिन जेडीयू से सीधे समझते हैं। पहले एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया, लिस्ट भी आ गए कि कौन कहां से सीट लड़ रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन मांझी को कैसे मनवा लिया आप लोगों ने 6 सीट पे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और जहाँ तक मांझी जी का सवाल है तो मांझी जी हमारे 6 सीट पे मानने वाले ही थे। वो बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनके बारे में जो भी बातें थी कि वो नहीं मान रहे हैं, जैसा कुछ भी था नहीं वास्तविकता में। ये सारी बातें पहले से तय तमन्ना थी, सारी बातें तय थी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा और उस पर आज सहमति बन गई। चिराग, जो प्रेशर आप लोगों पे बना रहे थे पूरे एनडीए के ऊपर, 29 सीटें आप लोगों ने दे दी, पूरा नेतृत्व ने ये तय कर लिया कि चिराग को 29 सीटें दे देंगे, मांझी को 6 पे सिमटा दिया, उपेंद्र कुशवाहा को 6 पे सिमटा दिया। देखिए, जैसे अगर आप इस बारे में बात करें तो चिराग जी को जो हम लोगों ने 29 सीट दिया है तो वो पार्टी की मांग थी, वो अपने क्षेत्र में वो जो
पकड़ है, जिस तरीके से जनाधार है लोगों का, वो हमारे आपसी सहमति से सारे एनडीए के घटक दल बैठ के वो सहमति बनी। ऐसा नहीं है कि मांझी जी को दरकिनार कर दिया गया या 6 सीट दे के मनवा लिया गया। वो और चिराग जी, हमारे नेता नीतीश कुमार, सारे लोगों की आपसी सहमति बनी और तब हम लोगों का सीट शेयरिंग कंप्लीट हुआ। आप लोगों का मामला कहाँ अटक गया है? महागठबंधन का अब तक कोई सीट फॉर्मूला सामने नहीं आया है। एनडीए ने तो फिर बाजी मार ली, पहले सीट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस, हम लोग का कहीं कोई मामला नहीं अटका है। हम लोग का कल क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह जिसको जो समझ है सीट मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। कल बैठक होगा दिल्ली में, कल क्लियर हो जाएगा शाम तक सब। लेकिन आप लोग में तो नाराजगी है ना भाई कि मुकेश सैनी डिप्टी सीएम का पद का ऐलान सीट शेयरिंग के पास ही कहना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई पहले ऐलान करो सीट शेयरिंग में कि पहले मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनी तो। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के निर्णय ले लेंगे कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। जो गठबंधन के नेता लोग बैठ के निर्णय ले लेंगे, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं हमारे। कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी ये साफ कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। और कल शाम तक सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और बड़े पर्दे पर चलाएंगे ब्रेकिंग न्यूज। आप एनडीए तो पहले से कह रही थी कि हम फिर से आगे ही आएंगे और आगे आके दिखा दिया उन्होंने। आप लोग का मामला अब तक अटका है। मुकेश सैनी अभी थोड़ी देर पहले कह के गए हैं कि महागठबंधन थोड़ा स्वस्थ चल रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वही मौजूद हैं, हम जा रहे हैं, सब ठीक करके आएंगे। सीट शेयरिंग मामला करके कोई प्रसिद्धियां हासिल थोड़ी कर लिया एनडीए के लोग। ये कोई प्रसिद्धियां नहीं है, वो तो सबको करना है। अभी कोई किए हैं, कल कर देंगे कोई लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कल हो जाएगी हम लोग को। पीछे तो हो गए आप लोग फिर से। इसमें कोई प्रसिद्धियां हासिल करने वाली बात नहीं है। बात है कि जब चुनाव, जब ये शंखनाद जब जमीन पर पहुंचेगी, कैंडिडेट जब जमीन पर पहुंचेगा, वहां जाके पता चलेगा कि कौन किसके आगे है और जनता किसके साथ है। लोग तो सबसे आगे निकल गए। प्रशांत किशोर तो लगातार उम्मीदवारों की सूची पे सूची जारी कर रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है आप लोगों ने। जी, शुरू में तो 51 सीट के लिए दिए थे, कल शायद कुछ सीटों का और हो जाएगा। कुछ सीटें जो अगर बच जाएंगी कल देने के बाद तो उसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ज्यादा हड़बड़ में नहीं है आप लोग, तुरंत सूची पे सूची जारी होते जा रही है। ना तो महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ हो पाया है, एनडीए ने आज लगभग तय कर लिया है कौन सी सीट। जी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है, तैयारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रसाद जी ने जो तैयारी की है ठीक है, उसमें डिले अभी भी हम समझ रहे हैं कि डिले ही हो रहा है। गोपुर पे नजर है आप लोगों की? अरे नज़र तो पूरे बिहार पर है हमारी, और चूंकि असुविधा हो रही है, जनता को दिक्कत हो रही है, तो इस बार पूरे बिहार में बदलाव लाने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, प्रशांत जी कर रहे हैं। राघोपुर क्यों चुना प्रशांत किशोर ने? वहां से तेजस्वी यादव वर्तमान विधायक है, फिर से शायद वहीं से लड़े, तो वहां क्यों? वहां के लोगों, प्रशांत का कल बयान भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं यहाँ की जनता का माहौल देख रहा हूँ, सब ठीक रहेगा तो पार्टी नेतृत्व तो बैठ के फैसला करेगा कि यहाँ से चुनाव में कौन लड़ेगा। हाँ निश्चित, चुनाव में कौन लड़ेगा अभी तय नहीं किया है प्रशांत जी ने कि प्रशांत जी राघोपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ हुआ तो राघोपुर से लड़ सकते हैं प्रशांत जी। इसमें आप लोगों पे जो दबाव बनाया चिराग पासवान ने, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मान ली चिराग की बात। वो कह रहे थे ना कि हनुमान हूं मैं प्रधानमंत्री का, हनुमान का बात मान लिया? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपसी सहमति बनती है वही पर्दा पे आता है। वो आज जारी हो गया, 101 पे हम, 101 पे जेडीयू, 29 पर लोजपा लड़ेगी आर, बाकी 6 सीट पर मांझी जी। किन आधार पे 29 सीटें, किन आधार पर? अरे भाई हमारे पार्टी के सहयोगी दल हैं और उनकी बात बनी है तो 29 सीट पर वो लड़ेंगे, उसमें क्या हर्जा है, क्या दिक्कत? सहयोगी दल तो आपकी जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। मांझी जी तो यही कह रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, 15 ग्राम की बात कर रहे थे, कम से कम 15 सीट तो दे देते उन्हें। देखिए, सबको अपने आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया और सहमति से किया गया, ये नहीं किसी को नाराज करके जबरदस्ती या कहीं कोई लिखवा लिया गया, ये सहमति से ही सब चीज किया गया। ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को नाराज कर दिया गया, मांझी जी को नाराज कर दिया, किसी को खुश कर दिया गया, ऐसा एनडीए में कहीं कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई सबसे पहले हम लोग जारी करेंगे, कह रहे हैं। और चिराग पासवान की जो प्रेशर पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली, कहीं ना कहीं 35 सीटों की मांग थी और 29 पर उन्हें बीजेपी यानी एनडीए खेमा जो है उन्हें 29 सीट देने पे मान गया। तो ऐसे में अगर हम चिराग पासवान की बात कर ले या फिर जीतनराम मांझी की बात कर ले, दोनों ही दलित चेहरे माने जाते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी को महज 6 सीटें, तो इससे क्या मान लिया जाए कि चिराग पासवान की जो कद जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ गया है, या यही वजह है कि चिराग पासवान को 29 और हम पार्टी को महज 6 सीट पर ही संतुष्टि जाहिर करनी पड़ी? ये भी जरा बीजेपी से पूछिएगा।
नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी भी दलित के बड़े चेहरे माने जाते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। शुरू से हमने देखा है नीतीश जी की लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, प्रेशर ये बनाया जा रहा था कि हमें सीटें चाहिए ताकि हम राष्ट्रीय पार्टी घोषित करें अपने पार्टी को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान को 29/6 पे जीतन राम मांझी बहुत खोल के नहीं बोल रहे थे पटना एयरपोर्ट पे, यही कहा कि आला कमान का फैसला है। बोल रहे तो बताएंगे, आगे बताएंगे, वही बताएंगे ना। हमारे तरफ से बढ़ गया ना चिराग का, जीतन अब बराबर है। हम लोग महागठबंधन में सभी भाई आपस में तालमेल से काम करते हैं, सभी बराबर हैं। जिसकी जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना काम कर रहा है, सबको अधिकार है, सबको हक है, सबको मैंने विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। सीट बंटवारे से पहले भी मांझी जी ने क्या बोला कि हम मोदी जी के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी रहेंगे। चिराग पासवान जी ऑलरेडी बोल, जेडी तो बड़ा चुटकी ले रही है ना आप लोगों पे, क्या हो गया कि चिराग को लगी भाई अभी तक वो फैसले नहीं किया है, उनके नेता दिल्ली जा रहे हैं, लालू जी अस्वस्थ है तो मुस्कुरा रहे हैं, फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी तो कह रही है फैसला ही नहीं हो पाया। बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के साथी का है। अभी इनके कैमरे पर रिकॉर्ड हुई लाइव में, और अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी के मुंह से भी निकलती है महागठबंधन जैसे शब्द, यानी महागठबंधन हमारे सहयोगी दल हैं, अंदर से हमें को सहयोग मिलेगा, इनसे भी उम्मीद रखते हैं। गठबंधन बिल्कुल फेल है, इस प्रकार फेल है कि अभी तक कुछ वहाँ कंडीशन नहीं बना है। गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ सपोर्ट कर रहे थे, क्या बोले हम? अरे हम लोग एनडीए वाले हैं, हम लोग एनडीए वाले हैं, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी को आप दबा सकते हैं, इतना जान लीजिएगा। हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के खेमे के लोग हैं। आप लोग मान रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है, भाई कोई कह क्यों नहीं रहा है? देखिए, मेरे कहने का मतलब पहले सीट बंटवारा हो जाए, कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर जो शीर्ष नेतृत्व हमारे गठबंधन के नेता है वो फैसला करें। हम तो अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि तेजस्वी प्रवक्ता है, हमें पार्टी के तेजस्वी यादव दुल्हा है कि नहीं? हम एक आम प्रवक्ता, अभी हम आम प्रवक्ता है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ना, नीतीश जी को नहीं मान रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं? वो तो वीआईपी वाले बोल रहे हैं कि हमको बना दीजिए डिप्टी सीएम, आप मानने के लिए तैयार हैं? कंठ में जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, देखिए मेरे पहले बोलने दीजिए, आपके बीच में बोलते हैं, आपके बीच में बोलते बोले। हमारा जो शीर्ष बीजेपी का जनाधार है, लालू जी जा रहे हैं, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। वो 50 सीट नहीं, वो 35 सीट पर भी इस बार तो बड़ा एक्टिव रही है, बड़ा सक्रिय रही कांग्रेस, पूरे वोटर अधिकार यात्रा किया, राहुल गांधी आए। अधिकार यात्रा फेल था, पूर्ण रूप से फेल था, कहाँ कोई मुद्दा बचा हुआ? फेल बिल्कुल एकदम इस बात से हम सहमत हैं कि वोटर अधिकार यात्रा एकदम ही फेल है। और एक दूसरे से एक सेकंड अगर आप हम अपने सहपाठीगण को कहना चाहते हैं कि किसी का नाम नहीं कटा है, अगर पुनरीक्षण मतदान में आपका फिर से रिवाइज अगर होता है तो कुछ लोग जो इस दुनिया में नहीं उनका नाम कटा है, तो जो नए लोग जुड़े 18 साल के व्यक्ति उनका नाम जुड़ा भी है, तो वो अपडेट होने वाली व्यवस्था है एसआईआर, जिस पर इन लोग को जबरदस्ती है कि वोट कट गया है, नाम कट गया। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई एक मतदाता अगर दिख जाए कैमरे के सामने आके बोले कि हाँ मुझे वोट देने का अधिकार नहीं मिला, हम वोट नहीं दे सके क्योंकि मेरा कागज तैयार नहीं था, तो तब माना जाएगा कि हाँ एसआईआर। और एक बात क्लियर कर दीजिए, मुकेश सैनी किस बात का जिक्र कर रहे थे? वो कह रहे थे ना महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हो गया है, हो क्या गया है महागठबंधन? मुकेश सैनी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे थे, वो हंसते हंसते बोल रहे थे कि हम कल वहाँ जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर्स हमारे यहाँ सब डॉक्टर है, हमारे यहाँ सब डॉक्टर, मुकेश सैनी भी डॉक्टर है, तेजस्वी भी डॉक्टर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सब डॉक्टर है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, कल क्लियर हो जाएगा सीट का। रही बात कि मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के एक बार कैमरा पे कह दीजिए ना कि तेजस्वी यादव। देखिए हम एक आम प्रवक्ता है, ये हमारे बस में नहीं है, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है ना गठबंधन का, वो फैसला लेगा। इतने दिनों तक तय नहीं हो पाया कि तय नहीं हो पाया कुंदन जी, अब तक ये तय नहीं हो पाया कि एक्चुअली बात ये है कि तो सहयोगी दल नहीं मान रही दल, तो इन्हें गठबंधन के साथी है, इन्हें जितनी अपने कैमरे पर बोलने की अनुमति मिलती है उतना ही बोलेंगे ये, ठीक है? खुल के कह दीजिए। बिल्कुल, तेजस्वी प्रसाद यादव पूरा बिहार इस गठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये पूरे बिहार की जनता ये ठान चुकी है, स्वघोषित नहीं है,
ये स्वघोषित नहीं, गठबंधन की घोषित है। ये अपने तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोल रहा अभी। अरे भाई, जब आम आदमी बोल सकता है तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताना चाहिए ना। एनडीए तो क्लियर है, एनडीए तो क्लियर है, शुरू से करा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव। बोल दीजिए ना। कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व गठबंधन का वो बाकी फैसला करेगा। महागठबंधन में ना ही हमारा तय और ना ही सहवाला तय है, कुछ भी तय नहीं। ये लोग स्वघोषित तय है। जीतन राम ये जहाँ तक कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। सरकार आने दीजिए। अगर इनकी बहुमत आ रहा है, क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार नहीं बने? अगर इनकी बहुमत आ रहेगी तो नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। ये कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? इनके बीजेपी के बीच बीजेपी को नेता सीएम बनेंगे। बीजेपी देख लीजिएगा, आप सामने आपका रहेगा। अगर सरकार गलती, ये तो बड़ा बयान है कांग्रेस की तरफ से। प्रशांत किशोर कैसे घूम रहे हैं सब तरफ आजकल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन की तरफ से, नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं आजकल? प्रशांत किशोर जी अभी तो सिर्फ जनता का मूड समझ रहे हैं। हम लोग अभी अपने तरफ लड़ रहे हैं ना प्रशांत किशोर, कहीं से तो चुनाव नहीं, अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर अभी पार्टी को बनाने और उसको संवारने का पूरा जिम्मेदारी है। अपनी पूरी जो केंद्र जो है, विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि कहीं प्रशांत किशोर को हारने का डर सता रहा है, कहीं कहीं से खड़े हो तो वो हार जाएं, उनकी इज्जत नहीं बचेगी। नहीं, हारने का भय नहीं है, लेकिन अगर मुखिया को कोई बहुत बड़ा सा काम रहता है ना, यहाँ पर तो पूरे दल को अभी बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशांत जी के पास है। जनसुराज में अभी सारी जिम्मेदारी, परेशानी, तकलीफ सब प्रशांत जी खुद पर लिए हुए हैं। तो जब तक कि पार्टी को फॉर्म न कर लें, सही स्थान पर न पहुंचा दें, अगर वो अपने लिए कोई दूसरी जिम्मेदारी और जवाबदेही ले लेंगे तो फिर थोड़ा तो भटकाव हो ही जाएगा अपने लक्ष्य के प्रति। तो लक्ष्य से अलग न हटना पड़े, इसके लिए अभी तक तय नहीं हो पाया है। कभी इच्छा हो रही है कि हाँ, हमको इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। सबसे आगे आप ही लोग हैं अभी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में। अभी आप लोग एक कर रहे हैं, दूसरी सूची जारी। जी, सूची जारी करना अब तो हम लोग धीरे धीरे लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो गठबंधन तो आपसे भी लेट है, अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है क्लियर। अब आपसी इन लोग का, चूंकि ये लोग गठबंधन है ना, तो इन लोगों को बहुत कुछ तय तमन्ना करना होता है, आपसी विचार विमर्श करना होता है, कौन सीट तुम्हारा, कौन सीट हमारा। राघोपुर से मत उतरने दीजिएगा प्रशांत को, कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि तेजस्वी यादव के सामने नहीं चलने वाला। अगर प्रशांत जी राघोपुर से उतर गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि तेजस्वी यादव 2 जगह से इलेक्शन निश्चित लड़ेंगे। देखिए अश्मित, आप लगातार उन नेताओं को बना के रखिएगा। हम आपके पास सही बार फिर से आएंगे, उनका राय जानेंगे कि आखिर उनके अंदर जो उनकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। देखिए पटना से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हम के खाते में 6 सीटें गई हैं, यानी कि अतरी, इमामगंज, टिकारी सीट हम के खाते में, सिकंदरा, बाराचट्टी, कुटुंबा सीट हम के खाते में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम पार्टी को 6 सीट ही मिले हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, और जो सीटें हम पार्टी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है वहां पे वो सीटें हैं अतरी, इमामगंज, टिकारी सीट हम के खाते में है, तो वहीं सिकंदरा, बाराचट्टी, कुटुंबा सीट हम के खाते में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, औपचारिक घोषणा फिलहाल होनी बाकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इन 6 सीटों पर हम पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है। और एक और बड़ी खबर पटना से, लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें आई हैं। बखरी, साहेबपुर, कमाल, तारापुर सीट लोजपा रामविलास के खाते में। रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज सीट लोजपा रामविलास के खाते में। हायाघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा सीट भी लोजपा रामविलास के खाते में। अगियाव, ओबरा, अरवल, गया सीट लोजपा रामविलास के खाते में। हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर सीट भी लोजपा रामविलास के खाते में। राजगीर, कदवा, सोनबरसा सीट भी लोजपा रामविलास के खाते में है। सिमरी, बख्तियारपुर, कस्बा, सुगौली और मोरवा सीट भी लोजपा रामविलास के खाते में गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में इस बार 6 सीटें गई हैं। 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम उतरने वाली है। सासाराम, दिनारा, उजियारपुर सीट आरएलएम के खाते में है। महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी सीट भी आरएलएम के खाते में गई है। सूत्रों के हवाले से
बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और हमारे सहयोगी अश्मित लगातार पटना से लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए तमाम महागठबंधन की बात कर ले, वहां पे अभी भी पेच फंसी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। एनडीए ने तस्वीरें साफ कर दी और अभी भी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जो तमाम सीटें हैं उसका भी ऐलान हो चुका है कि जो रामविलास पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास पार्टी 29 सीटें, वहां पे गया सीट भी उन्हीं के खाते में गई है। दूसरी तरफ अगर सिकंदराबाद की सीट की अगर बात करें तो वो जीतनराम मांझी के पार्टी में गई है। ऐसे में आप लगातार जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए थे, आप उनसे यह भी जानने की कोशिश करिए। लगातार राघोपुर की भूमि पर जाते हैं प्रशांत किशोर, वे बड़े ऐलान करते हैं कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव का जो हाल है वो राहुल गांधी जैसा होगा। तो ऐसे में ऐसी क्या तैयारी हो सकती है अगर मान लीजिए जनसुराज पार्टी की तरफ से पीके नहीं लड़ते हैं तो जिसका हाल जो है वो तेजस्वी का हाल राहुल गांधी जैसा कर देंगे वो? बिल्कुल, जनसुराज से ही ये सवाल का जवाब खोजते हैं अंकिता। और जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, लगातार वो राघोपुर गए थे अभी हाल के दिनों में, कल ही उनका वो दौरा था। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो राहुल गांधी वाला हाल कर दिया जाएगा उनका। क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ की जनता तो तेजस्वी यादव पे भरोसा करती है, तभी वो वहाँ से वर्तमान विधायक हैं अभी। निश्चित, लेकिन जब वहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, वहाँ के लोगों को अच्छे लोग मिलेंगे। प्रशांत जी ने ये भी बताया कि इतने वर्षों से अगर आरजेडी वहाँ पर रह रही थी तो वहाँ के लोगों के तन पर वस्त्र क्यों नहीं है, ये स्कूल की व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है अगर राघोपुर की, और वहाँ इतने वर्षों से ये पूरे राजद के लोग रहे हैं, वहाँ पर तेजस्वी जी भी हैं, तो इनके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। और वहाँ की जनता अब इस बात को समझ रही है, जो प्रशांत जी पिछले 3 साल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब जनता समझ रही है। तो जब लेकिन आप लोगों पे एक आरोप ये भी लगता रहा है ना कि प्रशांत किशोर इलेक्शन के टाइम दिखते हैं बिहार में, इलेक्शन अगर हार गए तो वो यहाँ से निकल जाते हैं उनकी पार्टी। बड़ा आरोप है ये गंभीर आप लोगों के ऊपर। नहीं, ये आरोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी बनी ही है अभी 1 साल पहले, और इसके पहले प्रशांत जी कभी आए ही नहीं और यहाँ से गए ही नहीं। तो ये तो आरोप बेबुनियाद है, इस आरोप में कुछ भी। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो फिर तेजस्वी की हार तय हो जाएगी, जनसुराज का दावा है ये। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं राघोपुर से हूँ, तो वहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई, भाई साहब ने कहा अभी जनसुराज से अभी सुनने को मिली। जबकि वहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ है या चरमराई हुई है वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो राघोपुर से हूँ और मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करता हूं। मैं राघोपुर वाले स्वीकार करूंगा ना कि कौन वहां से होंगे कौन नहीं होंगे। और दूसरी बातें भाई साहब ने कहा है, मैं आपको यहां पे रोक रहा हूं। दरअसल मैंने हमेशा राजद को कवर किया है कुंदन जी, और मैंने देखा है कि राघोपुर की महिलाएं तेजस्वी यादव के आवास के बाहर धरने देकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं राघोपुर में बाढ़ वाला क्षेत्र है, वहां कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमारे विधायक इस समय राबड़ी आवास में बैठे हुए हैं, मदद क्यों नहीं मिल रही है? आखिर ऐसी महिलाओं का आरोप। बिल्कुल कुछ है वहाँ भी, ऐसी बात नहीं कि सब लोग विकास मान लिया इन्होंने। बिल्कुल मान लिया इन्होंने। मान लिए कैमरा के सामने कि राघोपुर में तेजस्वी यादव ने कुछ काम नहीं किया, वो हार रहे क्षेत्र है। वहाँ पुल देने का काम एनडीए ने किया। पुल वहाँ कौन दिया? वहाँ पुल कौन दिया? अभी वही पुल पर चढ़ के तेजस्वी जी वहाँ जा रहे हैं ना, गांव में वोट मांगने जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होती है, जब एनडीए की सरकार होती है तो शौचालयपन व्यवहार। राघोपुर क्षेत्र का आज तक विकास नहीं हुआ, जबकि ये दावा करते हैं कि मेरा पुश्तैनी सीट है। दिल्ली में वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है राहुल जी के आवास पे चाय पीने के लिए, इतने दिनों से कहाँ नहीं बुलाया जाता था? कुछ आम लोग भी हैं, थोड़ा 1-2 लोगों से सवालों का जवाब लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल बिहार के अंदर? आप लोगों तो हमेशा बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखा है आप लोगों ने, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के लिए एक विजन के तौर पर आया है। जिस आदमी का अभी तक लगता था, जैसे तेजस्वी यादव ने एक विजन बनाया बिहार के लिए कि आपको 20 बरस में वृद्धा पेंशन 400 से आगे नहीं बढ़ा। यहाँ बिजली में जो आज नीतीश, माहौल क्या है? माहौल नीतीश या तेजस्वी, चूंकि इसके पास एक विजन है, ये विजन लेकर के आया है। और इनके विजन का आप सोच लीजिए कि परिकल्पना इनका
और उसका अनुपालन नीतीश जी कर रहे हैं। के पास विजन नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। पहले आखिर क्यों नहीं किया उन्होंने? ये लोग कह रहे हैं कि विजन, ये हास्यास्पद लगता है हमको सुनने में कि नीतीश जी के पास विजन नहीं है। उनके 20 साल के स्वर्णिम काल को अगर देखा जाए ना, तो वो जो आरोप तो यही लगते रहे ना कि रिमोट से चल रहा है नीतीश कुमार, डुप्लीकेट सीएम नहीं है। अगर इन्हीं के कथनानुसार इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी के पास विजन है, तो 2015 से और 2020 तक और 2020 से 25 तक विजन कहाँ था? आज 125 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को नेता नीतीश कुमार जी ने दिया। आज मेट्रो का अगर ये जो सपना था, ये 125 यूनिट बिजली फ्री, ये परिकल्पना तेजस्वी जी का है जो उन्होंने घोषणा किया। कह रहे हैं नकल हो गया। जी बिल्कुल नकल है सर, नकल है। जिसका 20 साल से आरोप तो लग रहा है, आरोप तो जेडीयू पे है कि कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं को आप लोग तुरंत एक जैसा को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का योजना खुद का इजाद किया हुआ है। जब 2000 हम लोग 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया, एक मिनट जब अपनी बात को खत्म करने दीजिए कि 75 लाख महिलाओं को महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 देने का काम किया। उसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय के साथ जब जनों को 400 रुपया से लेकर 1100 कांग्रेस ने ऐलान किया कि हर महीने महिलाओं को 2500 खाते मिलेगा, तो तुरंत 10 बार नीतीश जी ने 10,000 रुपए महिला के खाते में डाल दिया, सिर्फ वोट लेने के लिए। क्या सिर्फ पुल फ्लाईओवर्स बनाना विजन है? एक मूल बिहार में जिस समय 2005 की अगर आप कल्पना की जाए ना, तो बिहार हम लोगों के पास एक जंगल राज नहीं था, पूरा वो जंगल ही था। जिस वजह से 20 साल में जो संजोया है ना नीतीश कुमार जी ने, 2005 के पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार है, देखने वाले के आंख में चश्मा दिखना। देख लीजिए अंतर। खड़े हैं आप जहाँ पे, आप भी आम लोग हैं, बिहार के, पटना के, कहाँ के रहने वाले? हम सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष हैं। कैसे देख रहे हैं माहौल इस बार? क्या है इस बार? राष्ट्रीय जनता दल के हम जिला अध्यक्ष हैं, SC/ST प्रकोष्ठ विनय पासवान। क्या माहौल क्या लग रहा है? आरोप तो यही है ना कि तेजस्वी आएंगे भी तो विकास नहीं होने वाला। सर, ये पूरा बिहार, पूरा युवा जान रहे हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो जनता का रैली हुआ करता था नेता लोगों का, वहां युवाओं को रोजगार देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव। क्यों नहीं दिया पहले रोजगार? आप लोगों ने 17 महीने का बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं, इसके पहले रोजगार क्यों नहीं दिया? इससे पहले हमारा सरकार नहीं था, एनडीए गठबंधन का 5 के पहले थी ना सरकार। सर देखिए, जब भी समय होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से डबलेट होता है। आप चले जाइए 2016 से पहले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को क्या योजना था, 2016 के बाद। रश्मि, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे लगातार जो सबके दावे और जो सबकी मांगे हैं और जितनी भी उनके और अपने अपने वादे हैं वो लगातार जनता के बीच रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। उम्मीदवारों के चयन भी होने हैं और कम समय बचा हुआ है, क्योंकि देखिए अब उम्मीदवारों का चयन जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उन्हें मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करने का। ऐसे में महागठबंधन को जरूरत है तमाम अपनी चीज, जो भी टेंशन चल रही है उसे खत्म करने का। एनडीए ने खत्म कर लिया है, जनसुराज पार्टी लगातार रेस में नजर आ रही है। ऐसे में आप लगातार वहां पर जुड़े, कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, तमाम बातों को सामने रखने के लिए। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अश्मित, तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए। देखिए, हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं और आरएलएम की बात करें और हम पार्टी की बात करें 6 सीटें मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू 101 सीटें पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। और ऐसे में तमाम आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं के भी अपने अपने दावे हैं, वो अपनी जीत का दम भी भरते हुए नजर आ रहे हैं।